इसके पहले पार्ट में हमने देखा था अराकीस ग्रह यानी कि ड्यून पर हार्कोनेन घराने का कब्जा था। उसका लीडर बैरन जो एक विलेन होता है, उस ग्रह पर पाए जाने वाले खनिज स्पाइस का खनन करके एम्परर से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। असल में स्पाइस एक ऐसा तत्व था जो अराकीस की रेत में पाया जाता था। उसमें उन्नत जीवन शक्ति के साथ लोगों की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की शक्ति और उसकी ऊर्जा से लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ट्रेवल कर सकते थे। तो एम्परर ने कैलाडन ग्रह के लीडर ड्यूक को अराकीस ग्रह का कारभार संभालने के लिए फरमान जारी कर दिया। उसके ग्रह पर भरपूर हरियाली और पानी था, पर अराकीस पर बस रेत ही रेत। अराकीस पहुंचकर वहां की जनता ड्यूक के बेटे पॉल को मसीहा के नाम से पुकारती है। वो अपनी माँ लेडी जेसिका की तरह अपनी आवाज से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। साथ ही उसको जो विजन आते थे वो भी उसकी माँ की शक्ति के ही अंश थे। वहीं पूरा ग्रह हाथ से चले जाने के बाद बैरन सर्दोकार वंश के साथ अराकीस पर फिर से कब्जा पाने के लिए उस पर हमला कर देता है। उस हमले में ड्यूक मारा जाता है और हार्कोनेन घराना जेसिका और पॉल को बंधक बनाकर अपने ग्रह ले जाने लगता है। तो वो दोनों अपनी आवाज से सैनिकों को मैनिपुलेट करके उन्हें आपस में ही मरवा देते हैं और उनकी कैद से बचकर भाग जाते हैं। फिर उन दोनों की मुलाकात अराकीस ग्रह की एक कोर ट्राइब फ्रीमैन और उसके लीडर स्टिलगर से होती है। उस ग्रह के खनिज स्पाइस की वजह से उन सभी लोगों की आंखें नीली हो चुकी थीं। वहीं पॉल को चानी मिलती है। ये वही लड़की थी जो पॉल को अपने विजन्स में हमेशा दिखाई देती थी। अब उससे आगे हार्कोनेन घराने ने एक ही रात में अराकीस पर हमला करके पूरे एटराइडस घराने को नष्ट कर दिया और बिना किसी गवाह और सबूत के उनकी लाशों को जला दिया। अराकीस ग्रह को वापस अपने कब्जे में पाकर बैरन अपने भतीजे रब्बान को उसका शासक घोषित कर देता है। इस घटना ने एम्परर सद्दाम फोर्थ को चुप और उनकी बेटी राजकुमारी इरुलान को निशब्द कर दिया था। वहीं अराकीस के उत्तर में पॉल को अपनी माँ जेसिका के गर्भ में उसकी बहन के भ्रूण का विजन आता है। पॉल उसको उनके पिता की मौत और उसके जन्म से पहले सब कुछ ठीक ना कर पाने वाले अपने डर के बारे में बताता है। वहीं बाकी बचे हुए ग्रह पर कब्जा करने के लिए रब्बान के सैनिक उत्तर में गहरे रेगिस्तान में उतरकर फ्रीमैन लोगों को ढूंढ रहे थे। लेकिन फ्रीमैन लोग पॉल और लेडी जेसिका के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से हार्कोनेन सैनिकों को मारकर उनके शरीर का तरल निकाल के उनकी लाशों को विशाल सैंड वर्म्स को खिला देते। अपनी सेना को इस तरह गायब होता देख राजधानी में हार्कोनेन की सेना का सलाहकार रब्बान से थोड़ा आराम करने को कहता है। इस पर रब्बान उसको मारता हुआ गुस्से में अपनी सेना को उन सबको जल्दी से मार डालने का आदेश देता है। इधर स्टिलगर अपने लोगों के साथ पॉल और जेसिका को लेकर फ्रीमैन समुदाय द्वारा बनाई हुई गुफा सीएच में आता है। असल में सीएच को खतरे के समय इकट्ठा होकर सभा करने के लिए बनाया गया था। वहां पहुंचकर पॉल और जेसिका को पता चलता है कि उनको लेकर वहां के लोगों की दो भावनाएं हैं। कुछ भविष्यवाणी को सच मानते थे कि आने वाले समय में एक माँ और उसका बेटा अराकीस पर खुशी और समृद्धि लेकर आएगा और इसी वजह से वो लोग पॉल को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन ज्यादातर युवा लोगों का मानना था ये दोनों जासूस हैं। अब फ्रीमैन की कोर कम्युनिटी पॉल का भविष्य तय करने के लिए उसको रेगिस्तान के हवाले करने को कहती है, जिससे रेगिस्तान ही उसकी नियति तय करे। लेकिन वो जेसिका के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते। वहीं पॉल फ्रीमैन लोगों की मदद से एम्परर तक पहुंचना चाहता था। उसे अपने पिता का बदला लेना था। तभी स्टिलगर जेसिका को अकेले में बुलाकर उसकी गुफा में भरा हुआ पानी दिखाता हुआ कहता है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है। इतना पानी हमारे पास हजारों जगहों पर है और हमारा मसीहा इससे यहाँ हरा भरा स्वर्ग वापस लाएगा। साथ ही वो एक बात और बताता है, गुफा की हमारी पूज्य माँ मर रही है, इसीलिए वो जेसिका को उसकी जगह लेने को कहता है, क्योंकि वो एक बैन गैसेरेट है जिसके पास गुप्त मानसिक शक्तियाँ होती हैं और वो भविष्यवाणी को आसानी से समझ सकती है। तो जेसिका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इस बात की जानकारी पॉल को देते हुए उससे कहती है, इस अनुष्ठान में मुझको अब तक की पिछली सारी पूज्य माताओं का दुख और दर्द दिया जाएगा जिसको मुझे सहन करना होगा। फिर जेसिका के पूज्य माँ बनने का अनुष्ठान शुरू होता है। उसको उनकी पूज्य माँ के सामने लाया जाता है और जबरदस्ती एक लिक्विड दिया जाता है जिसको वो लोग जीवन का जल कहते हैं। असल में वो एक घातक जहर है जिसको मसीहा को छोड़कर कोई पुरुष पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। वहीं गुफा के बाहर पॉल को पता चलता है कि चानी और उसके साथियों का मानना है कि पॉल के मसीहा होने वाली बात सिर्फ दक्षिण के लोगों की मान्यताओं के सिवा कुछ नहीं है। तो पॉल
चानी से स्टिलगर का उस पर विश्वास करने का कारण पूछता है तो चानी बताती है वो इसलिए है क्योंकि वो खुद दक्षिण से है। इधर गुफा में जेसिका जीवन का जल पीते ही दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन तभी उनकी पूज्य माँ को पता चलता है जेसिका गर्भवती है और जीवन के जल ने उसके पेट में पल रही बच्ची का दिमाग समय से पहले ही जागृत कर दिया और सिर्फ पॉल जानता था कि उसकी माँ गर्भवती है। जेसिका के जहर पीने के बाद भी जिंदा बचे रहने का कारण स्टिलगर और उसके साथियों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है ये चमत्कार है और भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लेकिन चानी और उसके साथी अभी भी भविष्यवाणी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी पॉल उनको रोकता हुआ बताता है ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि उसकी माँ को जहर सहन करने के लिए शुरू से ही प्रशिक्षित किया गया था और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं यहाँ तुमको लीड करने नहीं बल्कि तुम लोगों के तौर तरीके सीखने आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो। ये बात सुनकर चानी शांत हो जाती है, लेकिन स्टिलगर और उसके लोगों को अभी भी उसके मसीहा होने पर कोई शक नहीं था। फिर पॉल की माँ उसे बताती है तुम्हारी बहन अभी से मुझसे बातें करने लगी है, उसको तुम पर पूरा विश्वास है और तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो और जीवन का जल पीने से तुम सब कुछ साफ देख पाओगे। उसके बाद स्टिलगर पॉल को अपने युद्ध के तरीके सिखाने के लिए रेगिस्तान में लाकर वहाँ के खतरों को बताता हुआ कुछ दिन जिंदा बचे रहने को कहता है तो चानी उसे रेत पर चलने का तरीका और रेगिस्तान में जीने का तरीका सिखाती है। उसको पॉल की परवाह होने लगी थी। एक दिन हरकोनन घराना खनन करने के लिए उनके एरिया में आता है, जिसकी वजह से फ्रीमैन और उनमें लड़ाई हो जाती है। पॉल चानी को हमले से बचाता हुआ उसकी और फ्रीमैन लोगों की मदद से दुश्मनों की पूरी मशीनरी और सेना को खत्म कर देता है। तो स्टिलगर पॉल की बहादुरी को देखते हुए उसको उसूल और मुआदिब के नाम से नवाजता है। उसूल का मतलब स्तंभ का आधार और मुआदिब का मतलब रेगिस्तान में जिंदा बचे रहने वाला कंगारू चूहा होता है। पॉल को वो लोग अब अपने समुदाय का ही हिस्सा मानने लगते हैं। चानी भी उसके प्रति सम्मान जाहिर करती है और अपना फ्रीमैन नाम सिहाया बताती है, जिसका मतलब रेगिस्तान का बसंत होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए आकर्षण की वजह से किस करते हैं। पॉल फ्रीमैन लोगों के साथ मिलकर हरकोनन लोगों के द्वारा किए जा रहे स्पाइस के खनन को कई बार नाकाम करता है, जिस वजह से बैरन अपने भतीजे रब्बान को काम में गिरावट आने की वजह से चेतावनी देता है। वहीं पॉल को एक विजन आता है जिसके बारे में वो चानी को बताता है कि अगर वो दक्षिण में गया तो वो किसी के बताए रास्ते का अनुसरण करेगा, जिसकी वजह से एक भयानक युद्ध शुरू होगा, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख से ही मर जाएंगे। उसके बाद पॉल जिस सैंड वॉर्म को बुलाकर उसकी सवारी करता है वो अब तक का सबसे विशाल सैंडवॉर्म था। उसको देखकर भविष्यवाणी की एक और बात सच साबित होती है। जेसिका इस बात को सब जगह फैलाने को कहती है, जिससे हर एक फ्रीमैन पॉल से जुड़ जाए और वो दक्षिण की तरफ जा सके, जहां पहले से ही लोग भविष्यवाणी को सच मानते हैं। फिर फ्रीमैन अपनी पूज्य माँ जेसिका को दक्षिण ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पॉल उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसको डर था उसके वहाँ पहुँचते ही युद्ध शुरू हो जाएगा। जाने से पहले उनके गर्भ में पल रही पॉल की बहन पॉल को सलाह देती है कि उसको किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि राजनीतिक गठबंधन के लिए खुद को बचा कर रखना चाहिए। तभी पॉल को उस महिला का चेहरा दिखता है जिसका दक्षिण में युद्ध के समय वो अनुसरण करने वाला था। वो उसकी माँ जेसिका ही थी। पॉल यहीं उत्तर में अपनी लड़ाई जारी रखते हुए हरकोनन के स्पाइस के गोदाम को उड़ा देता है तो रब्बान उनके ठिकाने पर हमला कर देता है, लेकिन उस लड़ाई में वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर और उसकी बेटी का मानना था एटोराइटिस घराने के साथ पॉल भी मारा जा चुका है, लेकिन मदर मोहियम राजकुमारी को बताती है अगर पॉल जिंदा है तो वो सच्चाई जानता है। ये एम्परर की ही चाल थी जिसमें उसका घराना मिटा दिया गया था, और अगर वो इस बात को बाकी घरानों के सामने लाएगा तो फिर एम्परर को चुनौती मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। लेकिन इस बात को रोकने के लिए हमको ये पता लगाना होगा कि बैरन का दूसरा भतीजा रोथा, जो अराकीस का अगला शासक बनेगा, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इधर रोथा खूनी ग्लैडिएटर खेल में लड़कर अपनी काबिलियत बैरन के सामने साबित करता है। बैरन रब्बान के विफल होने पर उसकी जगह रोथा को अराकीस ग्रह का शासक घोषित कर देता है। उसके बाद मदर मोहियम मार्गरेट नाम की एक बैन गैसेरिट को रोथा की कमजोरी और उसके अंश को भ्रूण में धारण करने के लिए भेजती है। मार्गरेट अपने काम में कामयाब हो जाती है और मदर मोहियम को बताती है
रोथा को सेक्सुअली कंट्रोल किया जा सकता है। इधर अराकीस पर पॉल के पिता का दोस्त और उसको हथियारों की शिक्षा देने वाला हालेक तस्करों के साथ मिलकर स्पाइस चुराने की कोशिश करता है। तो फ्रीमैन के साथ लड़ाई में पॉल उसको पहचान कर अपने साथ ले आता है। पॉल उससे उसके पास हथियारों की कमी के बारे में उसे बताता है। इस पर हालेक उसको और फ्रीमैन लोगों को उस जगह लेकर जाता है जहां पॉल के पिता ने परमाणु हथियारों को छुपा रखा था और वो जो पूरे ग्रह को ही नष्ट करने के लिए काफी थे। वहीं जेसिका पूज्य मां के रूप में दक्षिण में मसीहा के आगमन का प्रचार प्रसार कर रही थी और पॉल ने उत्तर में स्पाइस के खनन को लगभग रोक ही दिया था। इस बात की खबर राजकुमारी को भी थी। वो जान चुकी थी ये दोनों बातें युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। इधर जेसिका के सामने जीवन का जल एक छोटे सैंड वॉर्म को पानी में डुबाकर उसको मारने के बाद उसी के अंदर से निकालकर उसको दिया जाता है। तो जेसिका कहती है बहुत ही जल्दी एक आदमी यहाँ आएगा, ये उसको देने के लिए बचा के रखो। इधर रोथा सीएच पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। तभी दक्षिण की वार काउंसिल सभी लीडरों को मीटिंग के लिए बुलाती है। तो स्टिलगर घायल होने की वजह से पॉल को उसकी जगह दक्षिण जाने को कहता है, लेकिन जो युद्ध के विजन पॉल ने देखे थे वो उस तबाही के डर से जाने से मना करता है। साथ ही वो जानता था वहाँ चानी की मौत निश्चित है। फिर रेगिस्तान की आत्माएं पॉल को जीवन का जल पीने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसी की शक्ति से वो भविष्य को साफ देख पाएगा। तो वो चानी के एक दोस्त को वहीं छोड़कर दक्षिण की तरफ निकल जाते हैं। रोथा सियाच में आकर उसे मार देता है। इधर दक्षिण पहुंचकर पॉल जीवन का जल पी लेता है और कोमा की हालत में पॉल को अपनी बहन उसी ग्रह पर समुद्र के किनारे दिखाई देती है, जो युवा है। साथ ही वो परिवार के कुछ गहरे राज उसको बताती है। तभी चानी भी उसी मठ में पहुंचती है और वो देखती है पॉल की जहर पीने की वजह से मौत हो चुकी है। तो स्टिलगर चानी से कहता है कि पॉल एक मसीहा है और उसको सिर्फ रेगिस्तान की बसंत के आंसू ही वापस जिंदा कर सकते हैं। फिर जेसिका के मैनिपुलेशन से चानी अपने आंसू को जीवन के जल के साथ मिलाकर पॉल के होठों पर लगाती है। तभी पॉल फिर से जिंदा हो जाता है। उसे देखकर सभी उसको सच का मसीहा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं। फिर पॉल अपनी माँ से कहता है तुम बैरन की बेटी हो, क्या इस बात का पता मेरे पिता को था? तो जेसिका कहती है ये बात मुझे भी तब पता चली जब मैंने जीवन का जल पिया। पॉल जान चुका था वो एक हैरकोनन है, ना कि एटराइडस। फिर पॉल पूरे फ्रीमैन समुदाय और अपनी माँ के सामने आता है। तो उसको स्टिलगर को मारकर उसकी जगह लेने को कहा जाता है। पॉल उनकी इस परंपरा को रद्द करते हुए उन सभी के अतीत के बारे में बताकर अपने आप को मसीहा घोषित कर देता है और सबको स्वर्ग ले जाने वाली बात कहता है, जिसका चानी को छोड़कर सब समर्थन करते हैं। वो अपने पिता की अंगूठी के सिग्नेचर की मोहर लगाकर एम्परर को चुनौती भेजता है। वही राजकुमारी को पता चलता है कि एटराइडस घराने को नष्ट करने का सुझाव मदर मोहियम का था, क्योंकि वो जान चुकी थी आने वाले समय में एम्परर अपनी गद्दी से हटा दिए जाएंगे और फिर एटराइडस का राज्य कायम हो जाएगा। लेकिन एम्परर का घराना गद्दी पर बना रहे, इसीलिए राजकुमारी को गद्दी पर बैठने वाले के साथ शादी करनी होगी। ये मदर मोहियम का प्लान था। फिर एम्परर चुनौती के चलते राजकुमारी और मदर मोहियम के साथ अराकीस आता है। वहीं पॉल और उसके लोग युद्ध की रणनीति बनाते हैं। एम्परर बैरन से पूछता है उसको चुनौती किसने दी, तो वो एम्परर को कुछ भी नहीं बता पाता। इस पर एम्परर कहता है ड्यूक जिंदा है और तुमने उसका पता तक नहीं लगाया। फिर वो बैरन की सप्लाई सपोर्ट सिस्टम को तोड़वा देता है। तभी एक रेत का विशाल तूफान उमड़ पड़ता है, लेकिन पहाड़ियां उसको रोक देती हैं। तो पॉल पहाड़ी पर परमाणु हमला करके रेत के तूफान को युद्ध क्षेत्र में आने का रास्ता दे देता है और खुद लोगों के साथ सैंडवॉर्म्स पर बैठकर दूसरी दिशा से बैरन और बाकी उसके मददगारों की सेना पर हमला कर देता है। फिर तीसरी दिशा से पॉल के पैदल सैनिक हमला कर देते हैं। उसके बाद पॉल बैरन के सिंहासन वाले कक्ष में आकर सबके सामने बैरन को ग्रैंडफादर बोलकर उसकी हत्या कर बाकी सभी को बंदी बना लेता है और अपने लोगों से सभी कैदियों को रेजिडेंसी में लेकर आने को कहता है। और पॉल के कहने पर हालेक अपने लोगों के साथ बैरन की सारी सेना को खत्म कर रब्बान को भी मार देता है। फिर फ्रीमैन दुश्मनों की सारी लाशें वैसे ही जलाते हैं जैसे उन्होंने एटराइडस की जलाई थी। इधर रेजिडेंसी में सभी कैदियों और एम्परर को लाया जाता है। वहीं पॉल चानी से कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और उसके बाद एम्परर को अपना परिचय देकर हालेक से कहता है अगर बाकी किसी भी महान घरानों ने हम पर हमला किया तो वो स्पाइस के सारे भंडार क्षेत्र को परमाणु से उड़ा देगा।
फिर वो एम्परर से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके उसके साथ शासन करूंगा, जिसको सुनकर चानी का दिल टूट जाता है और फिर चुनौती के लिए एम्परर को उसका चैंपियन चुनने को कहता है। तभी रोथा उसके सामने आकर पॉल से लड़ता हुआ उसके पेट में चाकू घुसा देता है, तो पॉल उसी चाकू से रोथा को मार देता है। फिर पॉल एम्परर की तरफ बढ़ता है तो राजकुमारी उससे कहती है, मेरे पिता की जिंदगी बख्श दो, मैं तुमसे शादी करूंगी और सिंहासन सिर्फ तुम्हारा होगा। इस पर पॉल अपने हाथ को आगे करता है। एम्परर झुककर पॉल के पिता की अंगूठी को चूमकर अपनी हार को स्वीकार करता है। इस पर चानी वहाँ से चली जाती है। हालेक पॉल को बताता है, बाकी सभी महान घरानों ने आपके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है, तो पॉल अपनी सेना को स्वर्ग की तरफ जाने का आदेश देता है। तभी पॉल की अजन्मी बहन जेसिका से पूछती है, क्या हो रहा है माँ? तो जेसिका उसे बताती है, तुम्हारे भाई ने महान घरानों से युद्ध छेड़ा है, ये एक महान और पवित्र युद्ध की शुरुआत है। चानी सबको छोड़कर अकेले वापस उत्तर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।